हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 12 जुलाई के एपिसोड में हम 4 की टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के लेटेस्ट सेक्शन अगेंस्ट तालिबान लीडर्स। दूसरा बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 के बारे में। थर्डली वी शैल डिस्कस अबाउट इंडिया की डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस के बारे में। और आखिर में एक इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल टूल के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड यानी आईसीसी के बारे में। आईसीसी ने रिसेंट डेवलपमेंट में तालिबान के 2 लीडर्स हैबतुल्लाह और अब्दुल हकीम के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू की है। ये वारंट इसलिए इशू किया गया है क्योंकि उन पर इंटरनेशनल क्राइम्स जैसे प्रोसिक्यूशन यानी किसी ग्रुप को जानबूझकर सताना का इल्ज़ाम है। लेकिन यहाँ फोकस स्पेशली वुमेन और गर्ल्स पर होने वाले जुल्म पर है। 2024 के बाद अफगानिस्तान में एक नया मॉरलिटी लॉ लागू हुआ है जिसमें औरतों को गाने पर बैन लगा दिया गया है। उन्हें अपना बॉडी फुल्ली कवर करना पड़ता है। पब्लिक जगह में उन लोगों का बोलने का परमिशन नहीं है। इवन आंख मिलाना भी मना है अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ। और LGBTQ कम्युनिटी को तो डायरेक्टली क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी तरह का कानून और पॉलिसीज़ ने लड़कियों और औरतों को सोसाइटी से अलग थलग कर दिया है। उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो छीन लिया गया है। इसी वजह से आईसीसी ने इन तालिबान लीडर्स पर जेंडर बेस्ड प्रोसिक्यूशन की केसेस बनाया है। यूएन ने भी इन लॉस को जेंडर एपार्थाइड बोला है। मतलब जैसे साउथ अफ्रीका में रेशियल एपार्थाइड था वैसे ही यहाँ जेंडर का बेस पर औरतों को अलग थलग किया जा रहा है। उस बेसिस पर इसको एक एपार्थाइड ही माना जा रहा है। अब ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को थोड़ा डिटेल में समझें। आईसीसी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है जो द हेग नेदरलैंड्स में लोकेटेड है। इसका प्राइमरी एम है इंटरनेशनल क्राइम्स जैसे जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वार क्राइम्स के लिए इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करना। ये नेशनल जुडिशियल सिस्टम्स को रिप्लेस नहीं करता बल्कि उनको कॉम्प्लीमेंट करता है। जब नेशनल कोर्ट्स किसी केस में एक्शन लेने में अनेबल या अनविलिंग होते हैं तब आईसीसी इंटरवीन करता है। कभी कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या इंडिविजुअल स्टेट्स भी केसेस आईसीसी को रेफर करते हैं। इस कोड का फाउंडेशन है रोम स्टैट्यूट जो 1 जुलाई 2002 से एनफोर्स हुआ है। लेकिन इंडिया ने ना तो इसे साइन किया है और ना ही इसे रेटिफाई किया है। इंडिया के अलावा चाइना, इराक, नॉर्थ कोरिया और टर्की भी मेंबर्स नहीं है आईसीसी का। और कुछ कंट्रीज जैसे यूएसए, रशिया, इजराइल और सीरिया ने ट्रीटी तो साइन किया पर उसको रेटिफाई नहीं किया। अब सोच रहे होंगे कि इंडिया आईसीसी का हिस्सा क्यों नहीं है, तो उसके पीछे कुछ वैलिड रीजंस है। सबसे पहले सोवरेनिटी का कंसर्न। आईसीसी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रोसिक्यूट कर सकता है, ठीक है, तो चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट की कंसर्न हो या ना हो। इंडिया को लगता है कि अपना लीगल सिस्टम, अपना जो हम लोग का लीगल सिस्टम है वो काफ़ी कैपेबल है ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए। सोचिए अगर किसी गलत या पॉलिटिकल मोटिवेटेड कंप्लेन के बेसिस पर आईसीसी ने एक इंडियन लीडर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है तो दुनिया भर में मीडिया में न्यूज़ फैल जाएगी कि आईसीसी प्रोब्स इंडियन प्रेसिडेंट और मे बी पीएम फॉर वार क्राइम्स। चाहे वो अभी एलिगेशंस गलत ही क्यों हो, ऐसे हेडलाइंस से इंडिया के रेपुटेशंस, ग्लोबल डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक रिलेशंस पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा कॉन्सर्न है कि क्राइम्स का डेफिनेशन काफ़ी एम्बिग्यूअस है। आईसीसी के रूल्स में कुछ क्राइम्स का डेफिनेशन एकदम क्लियर नहीं है। जैसे अगर इंडिया कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करते हैं तो उनको वार क्राइम्स के रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता है जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इन द लॉन्ग रन। तीसरा हो गया पॉलिटिकल मिसयूज़ का रिस्क भी है इसमें। इंडिया को लगता है कि पावरफुल नेशंस आईसीसी को अपने जियो पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक मेजर फैक्टर है न्यूक्लियर ऑटोनॉमी। इंडिया को कंसर्न है कि आईसीसी का इंटरफेरेंस मिलिट्री या न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है। और सबसे बेसिक रीज़न, जब यूएसए, रशिया, चाइना जैसे मेजर प्लेयर्स खुद आईसीसी का पार्ट नहीं है तो इंडिया भी कॉशियस अप्रोच फॉलो करता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना चाहिए आप लोगों को। आईसीसी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तीनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? द हेग। इसी वजह से द हेग को जस्टिस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का मेन जुडिशियल ऑर्गन है जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के वायलेशंस हैंडल करता है। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है जिसमें मेंबर स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट पार्टीज डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है। अब इंडिया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मेंबर है।
इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज़ अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025। ये दिन हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वालिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हाईलाइट करना। इस बार का थीम है एम्पावरिंग यूथ टू बिल्ड द फैमिलीज दे वांट, मतलब यूथ को सही इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज मिलना चाहिए जिससे वो अपने फ्यूचर का डिसीजंस इंडिपेंडेंट तरीके से ले सके। इस थीम के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत रेलेवेंट हो जाती है। आज के टाइम पर इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, करीब 371 मिलियन यूथ। अभी 15 से 29 ईयर्स के एज ग्रुप में जो है वो इतना नंबर्स में है हम लोगों का। मीडियन एज है सिर्फ 28 ईयर्स के आसपास और लगभग 63% पॉपुलेशन वर्किंग एज ग्रुप में है, यानी 15 से 64 ईयर्स के बीच है। ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। जब एक देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन वर्किंग एज में होती है और उन्हें एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट मिलता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल बढ़ जाता है। लेकिन इस पोटेंशियल को रियलाइज करने का इतना सिंपल नहीं होता है, काफ़ी चैलेंजेस भी है। सबसे पहले होता है स्किल मिसमैच। नीति आयोग का डेटा के मुताबिक सिर्फ 5.4% इंडियन वर्कफोर्स ने फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग ली है। दूसरी तरफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ऑटोमेशन बढ़ गया है, जिससे कैपिटल लेड ग्रोथ तो हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही है। एक और मेजर इशू है रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी लिमिटेड है जबकि पॉपुलेशन का मेजर चंक वहाँ रहता है। फिर आता है कल्चरल बैरियर, स्पेशली वुमेन के पार्टिसिपेशन का। आज भी वुमेन लार्जली अनपेड केयर इकोनॉमी में इवॉल्व है और उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 25% है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिजेस भी एक चैलेंज है, हालांकि अभी उनमें गिरावट देखी गई है पर अभी भी 23.3% गर्ल्स इससे अफेक्टेड है। इस इशू को टैकल करने के लिए नेशनल लेवल पर कुछ इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम। स्टेट लेवल पर राजस्थान का प्रोजेक्ट उड़ान और ओडिशा का अद्विका प्रोग्राम नोटवर्दी है। यूनिसेफ का कहना है कि हर एडिशनल ईयर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से चाइल्ड मैरिज के चांसेस 6% तक कम हो जाते हैं। अगर हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज नहीं कर पाए तो उसका नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। पहला, एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी लॉस होगा। ये विंडो ऑफ एडवांटेज परमानेंट नहीं होता है। दूसरा, यूथ अगर प्रोडक्टिव काम में एंगेज नहीं होंगे तो वो अपने एनर्जी रॉन्ग डायरेक्शन में लगाएंगे जैसे पेटी क्राइम्स, ड्रग्स या वायलेंस। फिर आता है लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी और जॉबलेस ग्रोथ जैसा पॉवर्टी पैराडॉक्स। एक तरफ इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, दूसरी तरफ HDI रैंकिंग में भी अभी 130 है। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमें क्लियरली बताता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ अभी भी दूर है। तो क्या किया जा सकता है? सॉल्यूशंस में शामिल है न्यू जॉब क्रिएशन, फोकस स्किल डेवलपमेंट, यूथ को जॉब क्रिएटर बनने के लिए एनकरेज करना और कल्चरल चेंजेस को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें। साथ ही चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन पे भी कांस्टेंट फोकस होना चाहिए। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलते हैं आज के फाइनल टॉपिक की तरफ, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स यानी कैट बॉन्ड्स जिसे हम कहते हैं। ये बॉन्ड्स एक इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिनका यूज इंश्योरेंस कंपनीज नेचुरल डिजास्टर के रिस्क से बचने के लिए करती है। इनका काम है रिस्क को इन्वेस्टर्स तक ट्रांसफर करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी अर्थक्वेक के रिस्क से बचना चाहती है तो वो कैट बॉन्ड इशू करती है और इन्वेस्टर्स उसे खरीदता है। अगर डिजास्टर नहीं होता तो इन्वेस्टर्स को उनका पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस मिलता है, लेकिन अगर डिजास्टर हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा क्लेम पे करने के लिए यूज कर सकती है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा वहां लूज करेंगे। इन शॉर्ट, ये बॉन्ड इंश्योरेंस कंपनीज को रिस्क हेज करने में मदद करता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच टू डील विद अनसर्टेनिटी। इस टॉपिक पर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जाने से पहले आपके स्क्रीन पे आज के टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स दिए गए हैं, इन्हें आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।